हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि हम लोग ये पता लगा सकें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है और कोई एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं है। देखो, बहुत से ऐसे फिजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, विजिबल ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिससे कि हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है। जैसे कि अगर कोई एक जानवर है जो भाग रहा है या फिर कोई एक जानवर है जो कि खा रहा है, अपने खाने को चबा रहा है, उस चबाने की वजह से हम उसको बता सकते हैं कि हाँ वो अलाइव है, ज़िंदा है। या फिर कोई एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, तो भी हम उस फिजिकल ऑब्जर्वेशन की वजह से, विजिबल ऑब्जर्वेशन की वजह से हम ये बात बता सकते हैं कि हाँ ये लोग जो है अलाइव हैं, ये लोग ज़िंदा हैं। लेकिन सपोज़ करिए कि अगर यही तीनों चीज़ें जो जानवर खा रहा है, भाग रहा है या कोई इंसान जो है शोर कर रहा है, अगर ये सो रहे हों तो हम लोग वहाँ पे कोई विजिबल ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, तो क्या हम लोग उनको नहीं बोलेंगे कि वो लोग ज़िंदा नहीं? ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग ज़िंदा नहीं है। उस वक्त में हम लोग क्या चेक करेंगे कि वो लोग ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन, विजिबल ऑब्जर्वेशन आप लोगों को ब्रीदिंग की मिल जाती है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ वो ज़िंदा है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आप लोगों को स्टिल होने के बावजूद, कोई विजिबल ऑब्जर्वेशन ना देने के बावजूद आपको ब्रीदिंग करते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। अगर आप लोग प्लांट्स के बारे में सोचें तो वो ब्रीथ तो करते हैं, हम लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन, विजिबल ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं दे रहे। वो आप लोगों को ब्रीथ करते हुए दिखेंगे नहीं। तो क्या हम लोग प्लांट्स के बारे में बोलेंगे कि वो ब्रीथ नहीं कर रहे? देखो, सबसे पहले जो रनिंग है, च्यूइंग है और शाउटिंग है, इसको हम लोग देख के बोल सकते हैं विजिबल ऑब्जर्वेशन पे कि हाँ कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है। लेकिन अगर वो स्टिल है, सो रहा है, तो हम लोग नहीं बता सकते। इन फीचर्स की वजह से हम लोग नहीं बता सकते कि वो जिंदा है कि नहीं। तो ये जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब हम लोग उसको क्या चेक करेंगे? अगर कोई ऑर्गेनिज्म सो रहा है, कोई एक इंसान सो रहा है, तो हम लोग उसके ब्रीदिंग रेट को पता लगा लेंगे। अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो हम लोग वहां से पता लगाएंगे कि हाँ वो जिंदा है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ब्रीथ नहीं कर, जो आपको दिखेगा नहीं, विजिबल मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पे विजिबल ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी आपको कि वो ब्रीथ कर रहा है। जैसे कि पेड़ों के बारे में हो गया, पेड़ भी ब्रीथ करते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग ब्रीदिंग को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बता सकते। तो हम लोग पेड़ों को जिंदा मानते हैं कि किस तरीके से? अगर हम लोग देख के मान लें उसको विजिबल ऑब्जर्वेशन पे, पेड़ जिंदा हमारे लिए कैसे है कि जब तक वो ग्रीन है, जब तक वो ग्रीन रहता है वो पेड़, हम लोग उसको समझते हैं कि हाँ वो जिंदा है। लेकिन सपोज करिए कि ग्रीन प्लांट्स तो हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं ना वो ग्रीन नहीं होते। वो मतलब वो पूरी ज़िंदगी अपने ग्रीन लीव्स को ग्रो करते ही नहीं, उनके कलर्स कुछ और होते हैं। तो क्या हमने ग्रीन कलर्स देख के, ग्रीन प्लांट्स को देख करके हम उसको डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन ना होने के बावजूद वो जिंदा होते हैं। तो हम लोग ग्रीन कलर को देख के भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बता सकते। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स ना ग्रो करते हैं, तो हम लोग उसकी ग्रोथ को, उसका डिफाइनिंग फीचर बता सकते हैं। ग्रोथ एक तरीके से मूवमेंट भी हो गई। अब वो मूवमेंट लिटरल मूवमेंट भी हो सकती है या फिर वो ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकती है। लिटरल मूवमेंट का मतलब है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो लिटरल मूवमेंट है, हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो जो है लिविंग है। और अगर ग्रोथ मूवमेंट है, कि ग्रोथ का मतलब है कि वो अपने साइज में, अपने शेप में बदलाव लेकर के आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पे ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। लेकिन ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। आपने कई बार ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनको हम लोग बॉन्जाई कहते हैं, वो जिंदा तो होते हैं लेकिन वो ग्रोथ शो नहीं करते कभी भी। इसका मतलब ये है कि हम लोग ग्रोथ को भी जो है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बता सकते। ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मूवमेंट, देखो मूवमेंट को क्या हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं? मूवमेंट देखो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका विजिबल मूवमेंट और दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट एज इन कोई एक आदमी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये विजिबल मूवमेंट है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास मूवमेंट होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो विजिबल मूवमेंट भी जो है ना, यहाँ पे जिस तरीके से ग्रोथ को मैंने कट कर दिया था, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वैसे ही विजिबल मूवमेंट भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि बहुत से क्या, सारे के सारे पेड़ जो हैं वो स्टिल ही होते हैं, तो आपको कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो विजिबल मूवमेंट भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। लेकिन मूवमेंट एक दूसरे प्रकार का है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि इनविजिबल मूवमेंट होता है, वो नेकेड आई से दिख नहीं सकता। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब है, देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सब मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। अब जब मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए उन मॉलिक्यूल्स का ना मूवमेंट कराना पड़ता है।
जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम लोग टिश्यूज से मिलके बने, टिश्यूज किससे मिलके बने, सेल्स से मिलके बने, सेल्स किस चीज़ से मिलके बने, मॉलिक्यूल से मिलके बने, सेल्स के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स जो है ना सबके सब किस चीज़ से, मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उन मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यूसली मूव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ना वो ज़्यादा फंडामेंटल क्राइटेरिया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर को बताने के लिए। यानी कि जितने भी हमने डिफाइनिंग ये फीचर्स पढ़े थे, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मॉलिक्यूलर मूवमेंट विल बिकम द डिफाइनिंग फीचर, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए। देखो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ये एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। अब देखो, हमने पता लगा लिया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है ना ये है फंडामेंटल क्राइटेरिया किसी को बताने के लिए कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं। तो देखो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम लोगों को और क्या फायदा हो रहा है। सिंस एवरी लिविंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग अपनी बात करें तो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स टू मेंटेन देयर लिव्स। अपनी जिंदगी को बचा करके रखने के लिए हमारे अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और उसको मेंटेन, अपनी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो मेंटेनेंस, जो जितना भी मॉलिक्यूल्स को मूव करके मेंटेनेंस चल रहा है ना, पूरी बॉडी का रिपेयर चल रहा है, मेंटेनेंस चलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मल्टीपल मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। कौन कौन से, विच इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। यही 4 प्रोसेसेस हैं जो हम लोगों को इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का पहला प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ना बाहर से, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिएंट्स यानी खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है ताकि उससे एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके। और ये जो फूड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनको सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। देखो, न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और न्यूट्रिएंट्स, और इनको क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखो, ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये होता तो है बाहर से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना, लेकिन ये 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है। हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसके ज़रिए से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की हेल्प से और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो है अपना खाना बना लेते हैं। बाहर से न्यूट्रिएंट्स को या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी को इनटेक करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यहाँ पे जो प्लांट है ना, कोई न्यूट्रिएंट को इनटेक नहीं कर रहा है लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी को इनटेक कर रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देगा। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना प्लांट्स के अंदर होता है और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होता है। तो देखो, इसके अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन बनाने की प्रक्रिया है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो हम सबको पता है ये बात। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले लेता है और सनलाइट की प्रेजेंस में उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना लेता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो, कई बार जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाता है ना, वो एट दैट टाइम यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ना ऑन द स्पॉट यूटिलाइज नहीं होगा, उसको बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लिया जाएगा। प्लांट के और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा जाएगा। तो वो स्टोर जो होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटमॉस्फेयर में से लेता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसके पास एक अपना कैटलिस्ट होता है, इसका नाम है क्लोरोफिल। एक एंजाइम है, एक केमिकल है जो प्लांट की बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट के लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो इसके प्रेजेंस में, इसकी हेल्प से ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, जो कि उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, और वाटर भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। कई बार इस रिएक्शन के अंदर ना बैलेंसिंग जो नंबर्स होते हैं यही लिखने के लिए आ जाते हैं कि बैलेंसिंग नंबर्स बताइए, बैलेंस करके बताइए कि रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग कैसे होगी, ठीक है। अब देखो, हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंदर ना स्टेप्स देख रहे हैं कि कौन, ये फोटोसिंथेसिस ना स्टेप्स, ये ना स्टेप वाइज होता है, एक साथ सारे स्टेप्स नहीं होते, ये स्टेप वाइज फोटोसिंथेसिस होगा। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के अंदर ना लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये लाइट एनर्जी जो सनलाइट हो रही है, सनलाइट है ना, वो जो लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है।
उसके बाद जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लांट अपने रूट्स के थ्रू ले रहा है, प्लांट बॉडी के ऊपर ले रहा है, बॉडी के अंदर, तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में से इनटेक करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना लिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बना लिया जाएगा, यानी कि प्लांट का खाना बना लिया जाएगा। ये स्टेप्स में होता है ये काम। ये स्टेप्स ना ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद लगातार ये स्टेप्स हों। कई बार ना ये स्टेप्स ना बहुत देर के बाद भी होते हैं। अगर डेजर्टेड प्लांट्स की बात करें तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो रात के टाइम पे इनटेक करते हैं और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक इंटरमीडिएट के अंदर, कोई एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। इतना डिटेल में हम लोगों को समझना नहीं है। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो क्लोरोफिल दिन में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, वो उसके ऊपर वो एनर्जी जो है ना उस इंटरमीडिएट के ऊपर काम करके एनर्जी उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है और वो अपना खाना बना लेते हैं। बस हमको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में ये स्टेप्स होते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है? सबसे पहले तो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल होता कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। हमने 9th क्लास के अंदर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ना कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनल्स अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जिसके अंदर ना ग्रीन कलर के केमिकल्स बढ़े हुए होते हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स मिलेंगे उन सेल्स के अंदर आपको। वो ग्रीन कलर के सेल्स किस वजह से होते हैं? वो क्लोरोफिल भरा हुआ होता है उसके अंदर, है ना। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। दूसरा, लाइट की रिक्वायरमेंट है आपको। विदाउट लाइट ना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और मोर स्पेसिफिकली कौन सी लाइट मिलती है प्लांट के लिए ज़्यादातर? किस लाइट को यूज कर रहा है? वो सनलाइट को यूटिलाइज कर रहा है। तीसरा, हम लोगों को वाटर की जरूरत है। विदाउट वाटर ना प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। और ये वाटर कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटेड बाय स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स को जितने पानी की जरूरत होती है, स्टोमेटा अगर 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा प्लांट्स की लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। उन पोर्स को वो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो वाटर की रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं कि कितना प्लांट के अंदर वाटर रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए। देखो स्टोमेटा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि स्टोमेटा क्या होता है। ये लीव्स के सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छेद होते हैं। अगली बात, यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स हियर। यहाँ पे ना गैसेज का एक्सचेंज होता है। देखो प्लांट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, इनटेक कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये कहाँ से ले रहा होगा? जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं ना, वहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। और जब फोटोसिंथेसिस कर लेता है, अपना खाना बना लेता है, तो ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है। तो वो रिलीज भी कहाँ से कर रहा होगा? स्टोमेटल पोर्स से रिलीज कर रहा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स हियर। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ना जरूरी नहीं है कि लीव्स के ही स्टोमेटल पोर्स से हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कई बार स्टेम्स में से और रूट्स में से भी होते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं, रूट्स भी ग्रीन होते हैं, तो वहाँ से भी स्टोमेटल पोर वहाँ पे भी होता है, तो वहाँ से भी एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकता है। अगला देखो, स्टोमेटा किस काम में आता है? ट्रांसपीरेशन के काम में आता है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। देखो लॉस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे क्या करता है ट्रांसपीरेशन में? देखो स्टोमेटल पोर्स ना वाटर को रेगुलेट कर रहा है। कैसे रेगुलेट करता है? देखो ये जो स्टोमेटल पोर है ना, ये स्टोमेटल पोर कुछ गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये गार्ड सेल्स जब पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को, तो ये गार्ड सेल्स ना अपने आप को स्वेल कर लेते हैं, फुला लेते हैं, ताकि इनके बीच के जो पोर है ना, जो होल है, वो खुल जाए। और खुलने की वजह से वो ट्रांसपीरेशन पुल बनाते हैं और वो पानी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अब जब वो गार्ड और प्लांट को ना कई बार पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पानी जो है ना कई बार प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, तो जब वो खाना अपना नहीं बना रहा है तो पानी को अपने अंदर रिटेन करके रखना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, गार्ड सेल्स अपने आप को ना श्रिंक कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच का जो होल है ना वो खत्म हो जाता है, वो बंद हो जाता है होल, यानी कि स्टोमेटल पोर है ना वो बंद हो जाएगा। अब जब वो बंद हो जाएगा तो वहाँ से वाटर का लॉस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए इन सब रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ कुछ और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कुछ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स, नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को अपनी पूरी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है।
अब देखो ये सब कहाँ से मिल जाता है प्लांट को, जब वाटर इंटेक करता है ना वो रूट्स से, तो वो सॉइल के थ्रू वो जो है प्लांट्स ये सारे मिनरल्स को इंटेक कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, ताकि प्लांट की जो पूरी बॉडी की ग्रोथ है ना वो पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखो जो नाइट्रोजन है ना ये दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो इनऑर्गेनिक तरीके से जो फर्टिलाइजर्स दे दिए जाते हैं वो इनऑर्गेनिक तरीका हो सकता है कि वो इट कैन बी टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू ले सकता है। जैसे कि कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया ना सॉइल के अंदर बना देता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इंटेक करके बैक्टीरिया जो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरियाज हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और जो प्लांट है ना उसको वो इंटेक कर लेता है। तो प्लांट दो तरीके से नाइट्रोजन को इंटेक कर सकता है, या तो इनऑर्गेनिक तरीका नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, या फिर कुछ ऑर्गेनिक तरीका जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता कौन है? कुछ बैक्टीरियाज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हवा में प्रेजेंट नाइट्रोजन को इंटेक कर लेते हैं और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बना देते हैं। नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। नॉर्मली हम लोगों ने ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में पढ़ा है कि ये सब जो है ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर बेस्ड हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर बेस्ड हैं, इसीलिए इसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो खाना अपना खुद नहीं बनाएगा किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन 10th क्लास में हम लोगों को इसको और ज़्यादा फर्दर डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरा सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, हेटेरोट्रॉफिक तो होगा लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कि टेपवर्म हो गया, लीचीज हो गया, लीस हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ना अपना खाना अपनी बॉडी के बाहर में ब्रेक डाउन कर लेता है। जैसे कि हम लोग अगर इंसानों की बात करें तो हम लोग ना पूरा जो फूड मटेरियल होता है हम लोग बॉडी के अंदर जो है ऑब्टेन करते हैं, उसको इनटेक करते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होता है। लेकिन सेप्रोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना ना बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको बाद में एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। तो देखो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स गेट द न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी। जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं लेकिन वो बॉडी के बाहर करते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको वो ब्रेक डाउन करने के बाद डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे फंगी है, यीस्ट है, मशरूम है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड टाइप और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो कंप्लीट फूड मटेरियल होता है उसको बॉडी के अंदर इनटेक करेगा और बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो ऑर्गेनिजम्स गेट द न्यूट्रिशन बाय टेकिंग इन द होल मटेरियल एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। यहाँ पे देखो याद रखने वाली बात यह है, पैरासाइट है तो विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म, अगर सेप्रोट्रॉफिक है तो ब्रेकिंग डाउन आउटसाइड द बॉडी, अगर होलोजोइक है तो ब्रेकिंग डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, इस वाला ये सेक्शन हम लोगों का हेटेरोट्रॉफिक का कंप्लीट हो गया। अब देखो हम लोगों को ना न्यूट्रिशंस पढ़ने हैं 3 ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे पहले अमीबा के अंदर पढ़ेंगे, पैरामीशियम के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन देख लेते हैं। देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो अमीबा का शेप कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये अपने शेप को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। ये अमीबा है, इसके सामने में कोई एक फूड मटेरियल है, अगर ये फूड मटेरियल को ये ऑब्जर्व कर लेता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उसके आसपास में ना अपनी बॉडी के शेप को चेंज करता है। हम लोगों ने पढ़ा है अमीबा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि वो अपनी बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है और वो उसी तरीके से क्रॉल भी करता है आगे और उसी तरीके से वो खाना भी खाता है। उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि कुछ फेक लेग्स होते हैं, फॉल्स
लेग्स होते हैं जो कि ये टेम्पररी होते हैं, ये बना लेता है और उसको वो हटा भी लेता है। तो देखो फूड मटेरियल के आसपास में ना वो उसको कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा उसको, फिर बाद में फूड मटेरियल उसको कैप्चर कर भी लेगा, लेकिन एक वैक्यूल बना लेगा। ये जो अलग से जो कैप्चर करके जो छोटा सा आपको दिख रहा है सर्कल टाइप, ये एक वैक्यूल है, यानी कि छोटा सा एक पॉकेट बना लिया इसने फूड मटेरियल का, और फिर बाद में उसको बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर उसको थ्रो आउट कर देगा। देखो इसके अंदर ना कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम को देखेंगे। टेक्स इन फूड यूजिंग स्यूडोपोडिया, कैसे फूड को अंदर लेता है वो, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, कुछ उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। फूड पार्टिकल फ्यूजेज एंड फॉर्म फूड मटेरियल, फूड वैक्यूल, जो फूड पार्टिकल है बॉडी के अंदर फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है, एक फूड का वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन जो है ना वैक्यूल के अंदर ही आकर हो जाएगा, यानी कि बॉडी के बाहर ही, या आप टेक्निकली बॉडी के अंदर है लेकिन अभी पूरी तरीके से बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो वैक्यूल के अंदर ना डाइजेशन करेगा फूड पार्टिकल का, डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्ट हो जाएगा खाना, जो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसको साइटोप्लाज्म में फ्यूज कर लेगा, ठीक है, डिफ्यूज कर लेगा। इसके बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, खाना डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको अपने सरफेस के ऊपर ले आएगा और उसको वापस बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से अमीबा का न्यूट्रिशन होगा ये। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, सेम स्टेप्स फॉलो करेगा ये भी, लेकिन इसका जो शेप है ना वो फिक्स है, ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता। हालांकि अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से अपने खाने को, फूड मटेरियल को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, लेकिन जो पैरामीशियम है इसका जो शेप है ना ये फिक्स रहता है, अपना शेप चेंज नहीं कर सकता। ये शेप चेंज नहीं करेगा तो इसके अगर आसपास में फूड पार्टिकल है तो वो उसको कैसे कैप्चर करेगा, उसको कैसे एनगल्फ करेगा, अपने अंदर कैसे लेगा। तो इसके बॉडी के ऊपर ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सिलिया कहते हैं। यहाँ पे जो अमीबा है वो खाना कैसे इंटेक कर रहा है, स्यूडोपोडिया के हेल्प से, लेकिन जो पैरामीशियम है वो कैसे इंटेक कर रहा है, सिलिया के हेल्प से। ये जो सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरे खाने को अपने आसपास में उसको जो है क्रॉल करके अंदर की तरफ ले लेंगे, और बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो सेम इसी तरीके से अमीबा की तरह ये जो है फॉलो हो जाएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग का जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे बनते हैं, तो इसको डिटेल में हम लोगों को समझना है। देखो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है ना उसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक बहुत लंबी सी पाइप है जिसका रोल है बहुत ज़्यादा, और इसी के थ्रू ना खाना जो है पूरा पास होता है बॉडी के अंदर से। उस पाइप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनल ओपनिंग तक है ये एलिमेंट्री कैनाल। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये सब जितने हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के अंदर एलिमेंट्री कैनाल मिलता है, और अलग अलग एनिमल्स के अंदर ना इसका साइज़ अलग अलग होता है। तो हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो है ना सबसे पहले माउथ के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों को 3 तरीके की चीज़ें मिलती हैं। इसमें हम लोगों के टीथ हैं, इसके अंदर टंग है, और इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स इनको कहते हैं। टीथ का काम क्या है कि खाने को क्रश कर देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना वो सॉफ्ट मसल्स का बना हुआ है, तो खाना जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये रफ होगा, अगर ये हार्ड होगा ना तो खाना हम लोगों को एनगल्फ करने में, स्वॉलो करने में उसको ना मुश्किल आएगी, परेशानियाँ पेश आएंगी, ठीक है। तो टीथ क्या करता है, खाने को ना वो च्यू कर देता है बहुत ज़्यादा, उसको जो है ना स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं हम लोग। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये जो है ना अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को, यानी कि एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टिवली सलाइवा कहते हैं। और उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ना एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे कि रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च को ना उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। क्या बना देता है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर ये सवाल आता है कि ह्यूमन का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सलाइवरी अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये होता है किसमें, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से निकलता है। और सलाइवा जो वाटर जो निकलता है ना असल में सिर्फ पानी नहीं होता, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिसको हम लोग कलेक्टिवली सलाइवा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे माउथ के अंदर एक टंग भी होता है, जो कि छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो है खाने को टेस्ट करने के काम में आता है और खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने के काम में आता है, मिक्सेस फूड विद द सलाइवा। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो है ना बाद स्टमक में जाएगा, लेकिन एक पाइप के थ्रू जाता है जिसका नाम है ईसोफेगस, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। तो देखो फूड पाइप के बारे में एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि इसके अंदर ना एक मूवमेंट होता है, उसको हम लोग ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं।
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये जो पाइप है ना ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करेगा कंटिन्यूअसली, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन करता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। ईसोफेगस इट एग्जिबिट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टू पुश द फूड फर्दर। ये क्यों करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ताकि खाना जो है ना आगे एलिमेंट्री कैनाल में पुश कर दिया जाए, आगे उसको भेज दिया जाए। इनफैक्ट आपको ये बात याद रखनी है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे होता रहता है। स्टमक का आपको पता ही है कि मैकेनिकल चर्निंग भी होती है खाने की स्टमक में, यानी कि वहाँ पे भी कोई ना कोई मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है। अब खाना देखो कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक जो है ना एक बहुत बड़ा सा मस्कुलर बैग है, इसका सबसे बेसिक काम है खाने को स्टोर करके रखना। तो ये कैसा काम करता है, वर्क्स एज अ स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद स्टमक के ना इनर लाइनिंग्स के अंदर, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर के हिस्से में, स्टमक के अंदर के हिस्से में ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स कहते हैं उनको, उन लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से ना कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा हम लोगों के पास पेप्सिन होता है, तीसरा हम लोगों के पास म्यूकस होता है। ये तीनों मिला करके हम लोगों के पास ये क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कहलाते हैं। अब देखो जो पेप्सिन है ना, इसका काम क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। लेकिन पेप्सिन के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये हमेशा काम करता है सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर। पेप्सिन काम करेगा सिर्फ एसिडिक मीडियम में। अगर उसको एसिडिक मीडियम मिल गया तो वो काम करेगा, अगर एसिडिक मीडियम नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। इट वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। इसके बाद HCl का क्या काम है, देखो पेप्सिन को ना एसिडिक मीडियम चाहिए, तो HCl इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी क्या चीज़ है, म्यूकस है हमारे पास। तो म्यूकस देखो ये क्या करता है, स्टमक के जो इनर लाइनिंग्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे, क्योंकि वो HCl भी रिलीज कर रहा है वहाँ पे। तो HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो अंदर स्टमक के जो इनर लाइनिंग्स है ना उसको कुछ इफेक्ट पहुंचा सकता है, कुछ असर डाल सकता है उसके ऊपर। तो एसिड के एक्शन से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो खाना है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा पतली सी एक ट्यूब होती है और स्टमक एक बहुत बड़ा सा बैग होता है। तो खाना एक साथ उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता। खाना ना इंटरवल्स में खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाया जाता है। और इसका काम कौन करता है, ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके खाने को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाएंगे। देखो खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ना वहाँ पे दो ग्लैंड्स अवेलेबल हैं जो कि अपने केमिकल्स को खाने के साथ मिक्स करेंगे। वो दो कौन से ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन में खाने में से जाने से पहले वो कौन से दो ग्लैंड्स हैं जो कि अपने केमिकल्स को रिलीज करेंगे। पहला ग्लैंड है हमारे पास लीवर और दूसरा ग्लैंड है हमारे पास पैनक्रियाज। देखो लीवर कौन कौन से केमिकल्स को रिलीज करेगा, एक तो बाइल जूस है और दूसरा बाइल सॉल्ट है। देखो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट के ना फंक्शंस हम लोगों को पता होने चाहिए। ऊपर जो स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा था वो HCl ने खाने का सारा मीडियम जो है ना एसिडिक बना दिया था, क्योंकि पेप्सिन को जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था। अब वो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है वो एसिडिक मीडियम का है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स को कुछ इफेक्ट पहुंचा सकता है, कोई ना कोई एक्शन उसके ऊपर कर सकता है। तो उस खाने को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक खाने को न्यूट्रल करने के लिए कुछ बेसिक केमिकल्स को देना जरूरी है, कुछ बेसिक केमिकल्स खाने के साथ मिक्स करना जरूरी है। तो वो बेसिक केमिकल कौन सा होगा, ये बाइल जूस होगा। ये क्या करता है, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, दैट इज बेसिक मीडियम। तो खाना जो है एसिडिक आ रहा है, उसके अंदर जो है बेसिक मीडियम, बेसिक केमिकल को मिक्स कर देंगे तो खाना न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका एक और काम है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। बाइल सॉल्ट क्या करता है, देखो जो खाना हम लोगों ने खाया है उसके अंदर फैट के लार्ज पार्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि फैट जो है ना अभी स्टमक के अंदर पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुआ नहीं है। इनफैक्ट कोई भी खाना अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट स्टमक के अंदर हुआ नहीं है, वो आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। तो देखो बाइल सॉल्ट ना इमल्सिफिकेशन का काम करेगा। इमल्सिफिकेशन क्या है, जो फैट के लार्ज पार्टिकल्स है ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, उनको और छोटा कर देगा ताकि आगे डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाए। तो देखो क्या है, इट कन्वर्ट्स लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस। अब देखो आगे हमारे पास है दूसरा ग्लैंड पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने अंदर से पैनक्रिएटिक जूसेस को रिलीज करेगा। कौन से दो पैनक्रिएटिक जूसेस हैं, पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। जैसे कि स्टमक के अंदर हमारे पास एक पेप्सिन जूस था, पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस था जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आ रहा था, वैसे ही हमारे पास एक ट्रिप्सिन जूस है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आएगा। लेकिन
पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और ट्रिप्सिन जो है अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम में ही काम करता है। तो ठीक है, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लेकिन इट रिक्वायर्स एन अल्कलाइन मीडियम। अब ये अल्कलाइन मीडियम इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? देखो, बाइल जूस का काम खाने को न्यूट्रलाइज करना भी है और उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना भी है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? अल्कलाइन मीडियम, बाइल जूस प्रोवाइड कर रहा है। आगे लाइपेज, देखो इमल्सिफिकेशन के दौरान में जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना उसको छोटा कर दिया गया था, उसको अभी डाइजेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लाइपेज है ना वो उन फैट के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, इसके बाद खाना ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना ह्यूमन के बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग इसका साइज होता है। अगर हम लोग हर्बीवोरस की बात करें तो उनका एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। लार्ज क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जो है ना हर्ब्स खाते हैं, उन लोगों को सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना लार्ज प्रोवाइडेड है। और एज कम्पेयर टू कार्निवोरस, अगर हम लोग किसी शेर की बात करें या इनकी लायन या टाइगर की बात करें तो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो छोटा होता है कंपेयर टू हर्बीवोरस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए जो मीट है, जो कि गोश्त खाना है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, उनको डाइजेस्ट करना आसान होता है, इसलिए उन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉलर प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, अब खाना देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बेसिक काम है ना वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहा जाता है। यानी कि अभी डाइजेशन जो स्टमक के अंदर हो रही थी, अब वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेशन अभी भी यहाँ पे होगा। सबसे पहले देखो, इट रिलीजेस इंटेस्टिनल जूस। ये कौन से जूसेस रिलीज करेगा? इंटेस्टिनल जूसेस को रिलीज करेगा, जो कि खाने को फाइनली डाइजेस्ट कर देंगे, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे खाने को। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? अमीनो एसिड बना देगा। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। और फैट को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा? फैटी एसिड्स बना देगा, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं। अब देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका बेसिक काम है खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेक डाउन हो गए, डाइजेस्ट हो गए, उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके इनर वॉल्स के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इनका फायदा क्या है? ये ना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम क्या होता है? विली, या फिर बहुत से लोग इसको विलाई भी कहते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किस लिए करते हैं ये? इनका विलाई का फायदा क्या है? ये सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। अब विली के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ये बना हुआ ही ब्लड वेसल्स का होता है। ठीक है, खून की नसों का बना हुआ होता है। और दूसरा, ये ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, ये खुद ब्लड वेसल्स के बने हुए होते हैं और दूसरा ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब देखो, खाना जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है ना, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक तरीके से इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा रिलीज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जो एक्सेस वाटर होता है जो वेस्ट मटेरियल के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद खाना जो है ना पुश कर दिया जाएगा एनल ओपनिंग, यानी कि इनस के पास। और ये जो क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल की फाइनल ओपनिंग होती है। अच्छा, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ना स्फिंक्टर मसल्स जो है ना कंट्रोल करते हैं। वहां पे भी कुछ मसल्स होते हैं जो कि स्फिंक्टर कहलाते हैं। हर जो रेगुलेटरी मसल्स होते हैं ना, जैसे कि ईसोफेगस से स्टमक के अंदर खाना जा रहा है तो वहां पे भी बॉर्डर में जो है वहां पे स्फिंक्टर मसल्स होंगे। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जा रहा है तो वहां भी स्फिंक्टर मसल्स होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन से जो है एनल ओपनिंग में जा रहा है तो वहां पे भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। ये रेगुलेटरी मसल्स होते हैं, ये रेगुलेशन ये कंट्रोल करते हैं कि कितना मटेरियल आगे जाना है, कितना मटेरियल आगे नहीं जाना है। तो देखो, इन फाइनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल्स।